आपने देखा होगा कि 6 to 8 में और 9, 10, 11, 12 में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से इस जो टॉपिक है उसको समझ लें। ठीक है, टॉपिक जो है आपका वो है समाजवाद। समाजवाद में खास करके हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। समाजवाद है क्या, आखिर क्यों आया? तो सबसे पहले आप जानिए कि समाजवाद आखिर आया क्यों। तो समाजवाद के पीछे जो रीजन है वो हम लोग जानेंगे कि समाजवाद आखिर क्यों आया। ठीक है, सबसे पहले हमने इतिहास जब पढ़ना शुरू किया तो भौगोलिक खोज के बारे में बताया था आपको। भौगोलिक खोज हुआ, धीरे धीरे आपने देखा पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि उद्योग धंधों का विकास हुआ। तो समाज में दो वर्ग का निर्माण हुआ, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा जो कर्मी के वर्ग जो कि काम कर रहा था उस कारखाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो समाज बंटता है वो दो भागों में बंट जाता है। एक पूंजीवादी वर्ग, जो पूंजीपति वाले लोग हैं वो उद्योग में अपना पूंजी निवेश करेंगे, और वो श्रमजीवी जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका शोषण, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करा के अति से अति धन कमाना चाहेंगे। इसी दरमियान क्या होगा कि यहाँ पर पूंजीवाद के खिलाफ में जो एक कह सकते हैं कि समाजवाद आएगा, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ ही होता है कि समाज को लेकर के चलना है, केवल धन कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन का। तो समाज को लेकर के जो सभी वर्ग के लोग हैं उनका भी विकास होना चाहिए, किसी एक प्रॉपर वर्ग या कोई पूंजीपति वर्ग का केवल विकास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत ही है कि मेन रूप से आप देखिएगा कि दुनिया के मजदूर को, तो मजदूर वर्ग और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, 6 to 8 में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 9, 10 में है कि आपका ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए, 6 to 8 में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन में हो नहीं हो, आप दो सब्जेक्ट लेकर के बैठ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आते हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि एक पत्रकार भी थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, और उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। यानी जो एक पूंजीपति वर्ग है जिसके द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है, तो मजदूर वर्ग के तरफ से एक नायक की भूमिका निभाएंगे। और इनका कथन आपने पढ़ा भी होगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए, खोने के लिए जंजीर के सिवा कुछ भी नहीं, और पाने के लिए पूरा संसार है। और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, और जो भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो लास्ट में जब क्लास हो जाए उसके बाद आप लोग जो है पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर तथ्य है आपका समाजवाद। समाजवाद, बार बार आप सोशलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म, उसका एंटी हुआ। एक हुआ पूंजीपति वर्ग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे भारत का क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी दोनों है। तो इकोनॉमिक्स में भी समाजवाद और पूंजीवाद आ जाता है। उसी प्रकार से इतिहास में भी यहाँ पे समाजवाद, और समाजवाद को ही लेके आप पॉलिटी का डीपीएसपी में आपने देखा होगा कि हम बता रहे थे, तो वहाँ भी समाजवादी विचारधारा जो गांधी जी का है वो वहाँ दिखाई देता है। यानी समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने वाली बात होती है इसमें। तो देखिए, यहाँ पर मेन तथ्य है कि जब हम समाजवाद पढ़ते हैं तो साथ साथ साम्यवाद आता है, जो कि साम्यवाद इसी का प्रखर रूप है, यानी कह सकते एग्रेसिव रूप है। समाजवाद क्या करता है कि समाज को लेके चलता है, लेकिन साम्यवाद क्या करता है कि एक करने के लिए, समाज को एक करने के लिए संघर्ष की बात करता है। और जो समाजवाद है वो एक प्रकार से स्वप्नदर्शी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि ऐसा होना चाहिए, पब्लिक को जो है, पूंजीपति वर्ग को कोई भी जो है जितना इनकम हो सबको बांट देना चाहिए। तो ये एक प्रकार से स्वप्नदर्शी विचारधारा हो जाता है। लेकिन समाज में अभी भी देखिएगा कोई वर्ग एक पूंजीपति वर्ग है
जो अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये नहीं है कि कमा करके वो आम जनता को बांट दे रहा है, ठीक है। और जो जहां पे मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शोषण करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यूज करके ज्यादा से ज्यादा जो है संपत्ति या कह सकते हैं इनकम जनरेट करने का प्रयास करते हैं। तो उसको दूर करना जो है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे चल करके साम्यवादी विचारधारा जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा आएगा, वर्ग संघर्ष की बात होगी कि समाज के सभी वर्गों को एक करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को लड़ाई करनी होगी, क्रांति करनी होगी, तब जाके वो जो है बराबर होगा। और साथ साथ उसके बाद रूस में जो उस समय साम्यवाद के प्रसार के बाद जो क्रांति हुई वहां के निरंकुश शासक के खिलाफ, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, रूस की क्रांति, ठीक है। आज थोड़ा सा आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए अच्छे से समझिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव सेशन लास्ट में करेंगे, अगर आप उसको बना लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अब शुरू करते हैं। जो समाजवाद है वो कहां से निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने इतिहास में बताया, अमेरिकी क्रांति के बारे में बताया, फिर फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया। तो वहीं से कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाजवादी विचारधारा का ही कॉन्सेप्ट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। तो समाजवाद 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ है 1789 ईस्वी में, समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबंध नई विचारधाराओं को जन्म दिया, ठीक है। जब फ्रांस की क्रांति हुई, जब समानता स्वतंत्रता की बात हुई, तो वहीं से समाजवादी विचारधारा यहां पे आगे बढ़ के आया। सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त कर इसने स्वतंत्रता और समानता की भावना पर बल दिया। फ्रांस की क्रांति की क्या देन है? इसने क्या किया, जो पोप पादरियों की सत्ता है, जो निरंकुश शासकों की सत्ता है, उसको दरकिनार करके समानता स्वतंत्रता पे आधारित जो है वहां पे सरकार की संरचना की बात हुई है। फलतः सामाजिक बदलाव से संबंध विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ। इसी में जो उदारवादी जो विचारधारा है, ठीक है, उदय हुआ। इनमें उदारवादी, रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी तथा अतिवादी प्रमुख थे। यानी यहां पे कई तरह के विचारधाराएं आई। एक हुआ उदारवादी, जो एक्सेप्ट कर रहा है, मॉडर्न युग को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कमियां हैं समाज की उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। एक है रूढ़िवादी, जो पुरातन व्यवस्था को कायम रखना चाह रहा है, जो जैसे शोषण कर रहा है करते रहे, ठीक है। और एक है आपका प्रतिक्रियावादी, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने की बात होती है। एक है अतिवादी, जरूरत से ज्यादा मतलब वहां पे संघर्ष करने की बात होगी, अति, ठीक है। तो यहां पर कई विचारधाराएं यहां पे बन के निकल के आती है समाज में, कि समाज के लोगों को किस प्रकार से समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, बंधुत्व मिले। तो वहां पे कई विचारधाराएं आई, कई विचारक हुए। उसी कड़ी में आपके कार्ल मार्क्स भी समाजवाद के ही विचारक हैं। तो समाजवाद के ये कोई पहले विचारक नहीं, ये साम्यवाद के पहले विचारक हो सकते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन समाजवाद के उससे पहले बहुत सारे थिंकर, विचारक हो चुके थे यूरोप में, जिन्होंने कि समाजवाद लाने का प्रयास किया था। और समाजवाद मेन रूप से कारण यही था, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो भागों में बटा है, एक पूंजीवादी, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग का यहां शोषण हो रहा है। तो जब भी शोषण होगा, आप देखिएगा 90 के दशक का जितना भी मूवी होगा तो उसमें कंपनी का मालिक रहेगा, दिखाएगा उसमें, आप गौर कीजिएगा। और वो वर्कर से जो है उसको सुविधा नहीं दे रहा है, उसको फैसिलिटी नहीं दे रहा है। उसके बाद जो वर्कर यूनिटी बनाता है, एकता, और फिर जो है आप देखिएगा कि वहाँ संघर्ष दिखाता है। मूवी में भी उस समय 90 के दशक में आपको वहाँ पे जो भी फिल्म बनती थी, तो कंपनी जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ में एक प्रकार से बहुत सारा मूवी भी बनाया गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही रहता है कि किस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग है उससे अपने हक को लिया जाए मजदूर वर्ग के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मेन रूप से पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में संघर्ष की कहानी को पढ़ते हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायती थे। यानी जो उदारवादी होते हैं क्या होते हैं, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब के हिमायती होते हैं।
वे निरंकुश वंशानुगत शासक के विरोधी भी होते हैं। ठीक है, जितने भी उदारवादी विचारधारा के लोग होंगे वो निरंकुश रूढ़िवादी जो शासन है उसके खिलाफ में रहते हैं। उनका मानना था कि नागरिक और कानूनी समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक समानता है। ठीक है, देखिए जैसे भारतीय संविधान ने मूल रूप से आपको कानूनी रूप से समानता दे दी, लेकिन आज भी क्या हमारे देश में आर्थिक समानताएं आई? अभी भी नहीं आई। अभी भी जब देश आजाद हुआ तो उसी समय होना था वो कि जितनी भी जमीनें थी, जो भी देश का जमीन था, जो भी भूमि था, वो बराबर इक्वल पार्ट में बांटा जाता। क्योंकि उससे पहले जो एक शोषक वर्ग था, अंग्रेज था, उसने बहुत सारे किसानों से जमीन लेकर के जमींदारों को दे रखा था। तो उनकी जमीनें जमींदारों से लेकर के जनता में इक्वल वे में बांट अगर दिया जाता, मान के चलिए, तो ये नौबत नहीं आती, इतना जो है असमानता आपके देश में नहीं होता। लेकिन चूंकि आपको पता ही होगा कि देश में नेता कौन होता है। आपके देश में जब स्वतंत्रता की जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय भी और आज भी आपके देश के 10% नेता ही गरीब या कह सकते हैं कि कमजोर आर्थिक पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैक्सिमम लोग जो है पूंजीपति या भूमि कह सकते हैं उनके पास बहुत ज्यादा है और वही लोग हैं। और उस समय भी चूंकि नीति निर्माता ही वो थे तो इन सब चीज पे उन्होंने ज्यादा विशेष नहीं किया, चूंकि उनके ही ऊपर चल जाता। तो कहने का अर्थ है कि आपके देश में आज भी जो माओवादी विचारधारा आ जाता है, माओ से तुंग की विचारधारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, वो यही कहता है ना कि जो आपके जो पूंजीपति वर्ग है उससे लेकर के जमीनें छीन लो, क्योंकि ये प्रेम से देने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये विचारधारा पूरे देश में कार्ल मार्क्स के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। ठीक है, आज भी आप देखिएगा माओवादी विचारधारा, देखिए आपके देश में गांधीवादी समाजवादी है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा है, इसीलिए माओवादी विचारधारा उतनी नहीं पनप पाई। लेकिन अभी भी जाइए आप चीन में, माओ से तुंग की विचारधारा कितना, वहां की सरकार ही वही माओवादी कह सकते हैं, माओ से तुंग कम्युनिस्ट की सरकार होती है वहां पे। ठीक है, तो ये विचारधारा आप जितने भी एशियाई देश हैं, खास करके पूर्वी एशियाई देश, वहां पे ये विचारधारा बहुत ज्यादा जो है कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा है, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके पीछे यही कहानी है कि एक जो वर्ग संघर्ष से छीनने वाली बात होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और उस चीज को समझेंगे अच्छे से। अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक समानता, यानी आज भी आपके देश में भी अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से समानता नहीं आई तथा इसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है, ये चिंतक समाजवादी के नाम से जाने गए। ठीक है, तो आवश्यकता है, केवल ये क्या करते थे, सोचते थे और बताते थे कि आर्थिक सामाजिक समानता चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं करते थे, उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते थे। ठीक है, अब यहां पे अगर पूछेगा कि समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग किन्होंने किया, कब हुआ, तो समाजवाद का जो पहला प्रयोग है वो 1827 ईस्वी में हुआ। समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी जब आता है, 18वीं मतलब 1700 से 1800, जो कि एक पिक है औद्योगिक क्रांति का। 16वीं सदी में आपकी औद्योगिक क्रांति होता है और उपनिवेशवाद का समय है। यहाँ पे एक अंग्रेज वर्ग, जो अंग्रेज है वो पूरे भारत में या पूर्वी एशियाई देशों में शोषण कर रहा है, शोषक वर्ग के रूप में अंग्रेज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना जो है इनकम कर रहा है। तो उस समय 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिकों के लेखों में ढूंढे जा सकते हैं, जैसे सेंट साइमन, ये सब समाजवादी हैं, राइटर है, समाजवादी लेखक हैं, जिन्होंने समाजवाद की शुरुआत की है, समाजवादी की विचारधारा को रखा है, समाज को लेकर के चलने की बात की है। तो उसमें सेंट साइमन नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन, ये सब समाजवादी हैं। ये सब क्या है, यूरोपीय समाजवादी है, जो कि शुरुआती चरण के ही हैं। ठीक है, आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे। ठीक है, उनके लिए यह सिद्धांत मात्र था, इसलिए उन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। वो केवल सिद्धांत बनाते थे, लेकिन वो कैसे लागू होगा। आखिर आर्थिक समानता की बात तो हम कर दिए कि सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता मिलेगी, लेकिन अगर हम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, आखिर जिसके पास पूंजी है, शोषक वर्ग जिनके पास आज भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो तो शोषण कर ही रहा है लोगों का, चाहे जिस रूप में हो। पहले भी अंग्रेज के समय में भी जो बड़ी कंपनियां आई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था,
एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कंपनी आई थी आपके यहाँ देश पे व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे आप उसने उपनिवेश का निर्माण कर दिया भारत में, और फिर यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम जनरेट करने का प्रयास किया, और यहाँ का जो भी कह सकते हैं कि शोषण किया। ठीक है, तो वही हाल यूरोप में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटेन भारत में ही आकर के ऐसा कर रहा है, कहीं ना कहीं कमोबेश वहाँ के जो औद्योगिक जो उद्योगपति हैं वो यूरोप में भी ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ एक कह सकते हैं पूंजीपति लोगों के खिलाफ एक विचारधारा धीरे धीरे पनपने लगी। लेकिन सबसे पहले जो समाजवादी विचारधारा आई तो वो एक्टिव नहीं था उतना, उस पर वो वर्क नहीं करते थे, कोई संघर्ष की बात नहीं होती थी, केवल एक विचारधारा रखते थे कि समाज में सबको मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए ये नहीं बात बताते थे। इसीलिए इनको आदर्शवादी समाजवादी कहा गया। किनको किनको? तो नाम यहां पे लिखा गया था, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन इत्यादि। ठीक है, तो शुरुआती जो चरण है वो स्वप्नदर्शी समाजवादी का है। केवल वो सोच रहे हैं कि समाज में आर्थिक राजनीतिक सब समानता आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखिए समाजवादी आंदोलन का रूपरेखा स्टार्ट होगा। अगर हम समाजवादी आंदोलन को देखेंगे तो इसको दो भागों में बांट करके देखेंगे। एक कार्ल मार्क्स से पूर्व का जो समाजवादी है विचारधारा, और एक कार्ल मार्क्स के आने के बाद का समाजवादी विचारधारा। तो यहां पर दो समाजवादी विचारधारा है। तो सबसे पहला है कि कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवादी है वो है वर्ग समन्वय समाजवादी। वो वर्ग को लेकर के चल रहा है, यानी सभी लोगों को लेकर के चल रहा है, वर्ग में संघर्ष की बात नहीं करता वो। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आएंगे तो वो क्या करेंगे? वर्ग संघर्ष साम्यवादी। समाजवादी को इसने क्या नाम दे दिया? साम्यवादी विचारधारा। थोड़ा सा का अंतर है, सब कुछ एक ही, बस वो वर्ग समन्वय आधारित समाजवाद है और ये वर्ग संघर्ष के आधारित साम्यवाद है। ठीक है, और इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया। किसको? जो आपका वर्ग संघर्ष आधारित साम्यवादी विचारधारा है, इसी को वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। अगर पूछे आपके क्वेश्चन में कि वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स एक बहुत अच्छे विचारक और एक पत्रकार भी हैं। उस समय इन्होंने जो है पूंजीपति वर्ग के खिलाफ में बहुत ज्यादा यहां पर अपना विचार रखा है और लोगों को प्रभावित भी किया है अपने समय में। ठीक है, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आदर्शवादी समाजवादी चिंतक के बारे में सेंट साइमन, चार्ल्स कुरिये, लुई वला तथा रॉबर्ट ओवेन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये सब आदर्श पूछ देगा, इनमें से कौन से आदर्शवादी समाजवादी नहीं है, और साथ में कार्ल मार्क्स भी दे देगा। तो आप तो जान रहे हैं कि सीधे समाजवादी थे, ये समाजवाद के शुरुआत इन्होंने किया था, लेकिन दोनों में अंतर है। तो शुरुआत में नहीं है ये। तो रॉबर्ट ओवेन, लुई वला, साइमन चार्ल्स, ये सब जो हैं, ये सब आदर्शवादी समाजवाद यानी शुरुआती जो समाजवाद का जो शुरुआत हुआ है वहां पर इन्होंने अपना अपना विचार रखा है। ठीक है, या कह सकते आदर्शवादी हैं, स्वप्नदर्शी भी इनको कहा गया है। इनका मानना था कि राज और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो। इनका मानना है कि राज और समाज इस प्रकार से बनना चाहिए जिससे कि शोषण ना हो। ठीक है, जो आपको लगता है जरूरी का पीडीएफ वो प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, वो तो आपका कौन सा, जैसे मान चलिए अगर आप 6 to 8 में 2 पेपर है तो वो 2 का मेन करवा लीजिए। 9th 10th में भी 2 होगा, जैसे हिस्ट्री है पॉलिटी है तो वो दोनों करवा लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी करा लीजिए। बाद बाकी वीडियो देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, उसी में आपका रिजल्ट बन जाएगा। केवल वीडियो देखते रहिए, बार बार सुनते रहिए और सेट बनाते रहिए। हमने बस आपको बताया है प्रीवियस ईयर घटना चक्र का, एक एक्स्ट्रा में बुक ले लीजिए आप, उसमें बीपीएससी के सारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको देखिए। बहुत अगर टाइम मिलता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी थ्योरी मेरा अच्छे से सुनते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं और आप देखिएगा कि पिछले TRE 1 TRE 2 में भी आए और TRE 3 में भी आएंगे। ठीक है, एग्जाम के बाद फिर मिला लीजिएगा। चलिए, और पूछा ही गया था, कार्ल मार्क्स से भी क्वेश्चन था ही, दास कैपिटल का पूछा ही गया था, उसके बाद ये आदर्शवादी समाजवादी से क्वेश्चन था ही।
अच्छे से देखिए, सारा क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन सेटर है बहुत दिमाग से, एकदम अस्थिर दिमाग से पूरा हर एक सिलेबस से उठा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छे से समझ के जाना तो पड़ेगा। चलिए, तो जो जिनका सब्जेक्ट है वो अपना प्रिंट करवा के पढ़िए, बाकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। इनका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो, जिससे समाज के गरीब तबकों को स्थिति में सुधार लाया जा सके, ठीक है। अब आ जाइए रॉबर्ट ओवेन। तो ये कहां के थे? तो रॉबर्ट ओवेन के बारे में पूछ सकता है। ये इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक हैं। 1777 से 1885 ईस्वी के बीच 1858 को माना जाता है। इन्होंने औद्योगिक क्रांति से उपजे श्रमिकों के शोषण को दूर करने के लिए तथा उनके जीवन स्तर को सुधार करने हेतु हर संभव प्रयास किया। अगर पूछेगा इनमें से शुरुआती दौर के समाजवादी कौन है, या इंग्लैंड में जो जिन्होंने किनको जो है समाजवाद का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में किन्हें जाना जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? तो रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, को माना जाता है। और इन्होंने क्या किया, जो औद्योगिक क्रांति, चूंकि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे जो उपजा वहां पे श्रमिकों का जो शोषण था, मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराए जा रहे थे, उनको सैलरी उचित नहीं दिया जा रहा था, उनको उचित माहौल नहीं दिया जा रहा था, उनको छुट्टियां नहीं होती थी। तो ये सब के खिलाफ शुरुआती दौर में इंग्लैंड में जो है रॉबर्ट ओवेन ने ही प्रयास किया था। तो ये याद रखिएगा। चलिए, अब आ जाइए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भी आरंभिक समाजवादियों से प्रेरणा लेकर ही, जो आरंभिक शुरुआती जैसे रॉबर्ट ओवेन है, लुई वाला है, इन सब से प्रेरणा लेकर के ही नई समाजवादी कॉन्सेप्ट की व्याख्या की, ठीक है। और वो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। अंतर है, वर्ग संघर्ष साम्यवाद में आ जाएगा, वर्ग समन्वय समाजवाद में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं साम्यवाद। देखिए, ये सब 9th-10th का चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आपके मैं अद्भुत जगह से नोट्स निकाला हूं, आपका 9th-10th का ही है। बस मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपके एग्जाम में आपको अंतर कम से कम समझ में आए, और आप जब टीचर बने, जब आपको पढ़ाने दिया जाए तो उस समय आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं, जिससे पूरा बच्चा आपका जो भी स्टूडेंट हो वो भी संतुष्ट हो, ठीक है, और आपको भी मजा आए इसको पढ़ाने में। ये नहीं कि एक रट लिए, एग्जाम तो पास कर गए लेकिन टीचर बन गए लेकिन 2 लाइन आ नहीं रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, बोलने नहीं आ रहा है, तो ये आपको जीवन भर जो है पछतावा होगा, ठीक है। भले आप टीचर बन जाइएगा लेकिन आप में कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी, जो कि आपको हर जगह जो है नकारात्मक बनाएगी, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव बनने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। नौकरी हो जाना वो अलग बात है, इसमें से लगभग जो भी लोग जुड़े हो ही जाएगा, बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जब पढ़ाने जाइएगा, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, तो वो एक स्किल डेवलप कर लीजिएगा कि जिससे कि आप किसी को समझा सके बच्चों को, और वो भी आगे भविष्य में बेहतर कर सके, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दा पे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स कब से कब तक रहेंगे? 1818 से 1883 ईस्वी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मार्क्स का जन्म जर्मनी के कहां पे होता है? राइन प्रांत के ट्रीचर नगर, क्या है जगह का नाम है? ट्रीचर नगर, जो कि जर्मनी का राइन प्रांत है, कोयला वाला एरिया है, वहीं पर एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी एक धर्म है, यहूदी, ठीक है। अभी आपका सबसे ज्यादा जो है यहूदी लोग कहां रहते हैं बताइए? यहूदी सबसे ज्यादा अभी जो युद्ध होते रहता है, इजराइल और जॉर्डन या जो सीरिया है आसपास, तो सबसे ज्यादा यहूदी वहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहूदी परिवार में हुआ था किनका जन्म? तो कार्ल मार्क्स का। उनके पिता का नाम हेनरिक था और वो भी एक विख्यात वकील थे। कौन? तो इनके पिता हेनरिक। हेनरिक, अगर पूछेगा कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, तो हेनरिक था। वो भी एक प्रसिद्ध उस समय के विख्यात वकील हैं, ठीक है। अब आते हैं कि मार्क्स पे किसका प्रभाव पड़ा? तो मार्क्स पर मॉन्टेस्क्यू और हीगेल, जो कि फ्रांस की क्रांति में हम लोग मॉन्टेस्क्यू के बारे में, हीगेल के बारे में पढ़ा, तो उसका प्रभाव यहां पे पड़ा, गहरा प्रभाव था। 1843 में वे पेरिस गए, पेरिस फ्रांस की राजधानी,
जहां उनकी भेंट फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। और एंगल्स पता है एक पूंजीपति वर्ग का बेटा है, एक पूंजीवादी जो फ्रांस का है, एक कंपनी का मालिक है, पूंजीपति वर्ग है, उसी का पुत्र है ये फ्रेडरिक एंगल्स। लेकिन उसने अपने पिता के खिलाफ में जाकर के, जो उसका पिता मजदूरों का शोषण कर रहा था, उसके खिलाफ में जाकर के मार्क्स के साथ, कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर के एक कह सकते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी दिया था। ठीक है, तो फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी मित्रता होती है, जो कि एक पूंजीपति वर्ग से ही जुड़ा हुआ परिवार से था। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में, यह पूछेगा, यह क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा दिया गया था? तो कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है वो आपका किसके द्वारा? एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसी को साम्यवादियों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब दिया गया? तो 1848 ईस्वी में। किसके किसके द्वारा? तो एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण VVI लाइन है ये, यहां से क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन, आपको अपने आप लग जाएगा कि ये महत्वपूर्ण तथ्य है और एग्जाम में पूछेगा। तो ये अनुभव करेंगे धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को अनुभव हो जाता है कि यहां से ये क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट कर लेगा किसी ना किसी रूप में, और आप एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा वही सब क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। ठीक है, पेपर अप होगा, पेपर अप होगा मतलब टफ होगा कि अप होगा? कुछ भी होगा, क्लास नोट से बाहर नहीं होगा। हमने कोई चीज छोड़ा ही नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए, भरोसा किए, अच्छे से पढ़िए, देखिए कैसे रिजल्ट बनता है। जितना कहते हैं उतना करते रहिए, जो जो चीज बताते हैं करते रहिए, निश्चित रूप से सफल होइएगा। पेपर टफ होगा तो पेपर टफ नहीं होगा तो आसान होगा क्या? TRE 3 में पहुंच गए, आसान ही होगा। TRE 3 सबसे टफ होगा, जान लीजिए। अभी TRE 2 से भी टफ होगा, निश्चित रूप से होगा। टफ नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं है। लेवल भी हाई होगा, निश्चित रूप से होगा। सही बोल रहे हैं वो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे रीजन है ना। कट ऑफ देख रहे कितना हाई चला गया, तो उनको भी तो बॉन्ड करना है, बांधना है कट ऑफ को। इसीलिए क्वेश्चन के लेवल अब बहुत ज्यादा ऊपर किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा मैथ में भी लोग 90 प्लस कट ऑफ जा रहा है, 120 में 90 प्लस कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आयोग अपना एक प्रतिष्ठा, एक कह सकते हैं प्रेस्टीज बनाने के लिए उस तरह के क्वेश्चन ही पूछेगा, जिससे चूंकि कई लोग जो है 40 कम नंबर ला के सफल हो गए, जिससे कि बीपीएससी का वहां पे क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि मतलब अयोग्य लोग भी आ गए हैं। तो निश्चित रूप से जो है वो उतना ही नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करवा देगा। ठीक है, तो ये तो पैटर्न चेंज करते रहता है बीपीएससी। निश्चित रूप से ऐसा अगर उन्होंने बोला है तो एकदम जान लीजिए कि टफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की। पूंजीवादी समझ ही रहे हैं। श्रमिकों के हक की बात उठाई, मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को प्रेरित किया। उन्होंने लिखा, श्रमिकों को सिवाय, क्या लिखा? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए उत्प्रेरित किया। उन्होंने लिखा, श्रमिकों का सिवाय उनकी बेरियों के कुछ भी नहीं खोएगा। उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। दुनिया के श्रमिकों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। तुमको खोने के लिए बेरी के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, जंजीर के अलावा कुछ नहीं है खोने के लिए, और पाने के लिए पूरा संसार है। एक हो जाओ, सभी मजदूर वर्ग जितने भी हो एक हो जाओ। ठीक है, और मजदूर दिवस 1 मई को जो मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए, मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक, कई बार क्वेश्चन पूछा है, दास कैपिटल किसकी रचना है? याद रखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। ठीक है, और कब प्रकाशित किया था?
तो 1867 ईस्वी में। और इसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल जो है आपका समाजवादियों का क्या है, बाइबिल है। ठीक है, समाजवादियों का अगर पूछे बाइबिल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल जो है वह समाजवादी जो है उनका बाइबिल है। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मार्क्सवादी दर्शन। जो मार्क्स हैं उनका फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। मार्क्सवादी दर्शन, इनका मानना था मानव का इतिहास उसके जीवन और आर्थिक गतिविधियों का इतिहास है। यानी जितना भी इतिहास है इन्होंने अपने तरीके से परिभाषित किया। इन्होंने बोला जो मानव का जो इतिहास है वो आर्थिक गतिविधि और मानव के जीवन से संबंधित है। यानी मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि जो हुआ है उसके बीच का इतिहास है। जो वर्ग संघर्ष शुरुआत से ही होते आया है, कोई नया संघर्ष नहीं है। शुरुआती दौर में क्या होगा, एक राजा और एक दास, जो एक मालिक है उसका और दास का है। फिर आपका क्या होगा, उद्योगपति और जो है श्रमिक मजदूर वर्ग का है। तो इस तरीका से उन्होंने कई सिद्धांत भी दिए हैं। और कई बार पूछ देगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने की, कार्ल मार्क्स। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स। राजहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत किसने दिया, तो यह भी किसने दिया, तो याद रखिएगा यह भी किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने ही दिया। तो ये अगर कोई सिद्धांत पूछ दे कार्ल मार्क्स मारिएगा, पूछ देगा आपके एग्जाम में। चलिए, इनके अनुसार इतिहास के 3 चरण हैं। किसके अनुसार, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार। पहला चरण प्राचीन स्वतंत्र लोग और गुलाम के बीच, यानी शुरुआत होता है प्राचीन समय में स्वतंत्र लोग और गुलाम का संघर्ष है। दूसरा है मध्य सामंत और किसानों के बीच का जो संघर्ष है, वो एक समय आएगा कि सामंत और जो किसान हैं उनके बीच का संघर्ष है। और आधुनिक के जो इतिहास है उसके तहत उन्होंने बोला कि आधुनिक पूंजीपति और मजदूरों या श्रमिकों के बीच का इतिहास है, यानी संघर्ष है। यानी जो इतिहास है वो संघर्षों का इतिहास है। प्राचीन इतिहास स्वतंत्र लोग और जो वहां गुलाम लोग हैं उनके बीच का है। फिर मध्यकालीन इतिहास जो है सामंत और किसानों के बीच का इतिहास है, जो संघर्ष है। और तीसरा जो आधुनिक इतिहास है पूंजीपति लोग और जो मजदूर लोग हैं उनके बीच के संघर्ष का इतिहास है। तो इन्होंने इतिहास को भी अपने हिसाब से 3 चरणों में बांट करके बताया, तो ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं मार्क्सवाद का प्रसार किसने किया, तो मार्क्सवाद का प्रसार, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार तेजी से हुआ। इससे सर्वहारा वर्ग को पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। जो सर्वहारा है, जो जनसामान्य है, वो पूंजीवादी वर्ग के बीच में यहां पे संघर्ष करता है। इनके विचारधारा से प्रभावित पार्टी, कौन कौन सी पार्टी जो समाजवाद से प्रभावित थी, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी, उन पार्टी का नाम आप लोग जानिए कौन कौन सी पार्टी है। तो सबसे पहला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, बिल्कुल मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित है। लेबर पार्टी ब्रिटेन, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित है। सोशलिस्ट पार्टी जो रूस की है वो भी मार्क्सवादी विचारधारा यानी समाजवाद साम्यवादी विचारधारा पे आधारित विचारधारा है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्क्स की मृत्यु। मार्क्स की मृत्यु 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठक हुई, यानी पश्चात मार्क्स के मृत्यु के पश्चात 1888 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1889 ईस्वी में कहां पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय जो मजदूर संघ की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न देश के जो है 400 प्रतिनिधि भाग लिए और सम्मेलन में 8 घंटे कार्य दिवस की मांग रखी गई। यानी मजदूरों को 8 घंटे से ज्यादा, आज भी आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी है या सरकारी जो नौकर है वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। तथा 1 मई को मजदूर एकता प्रतीक के रूप में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है,
तो ये सब आपका कब हुआ था? तो पेरिस में 1889 में जब मजदूर संघ की बैठक हुई तो वहीं पे ये सब निर्णय लिया गया कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी जो भी पूंजीपति वर्ग है या कोई भी कार्मिक है वो 8 घंटा से ज्यादा नहीं काम कोई भी करवा सकता है कार्मिकों से। और साथ साथ 1 मई को मजदूर एकता के रूप में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। रूस में जो 1917 की जो क्रांति आती है वह उसमें भी कहीं ना कहीं साम्यवादी सरकार की जो स्थापना होती है, तो यहां पर भी समाजवादी जो विचारधारा है वो प्रमुख भूमिका निभाती है। आगे चल करके आप देखेंगे बोल्शेविक क्रांति जो हुई रूस में लेनिन के द्वारा, तो वो साम्यवादी विचारधारा पे ही आधारित है। ठीक है, आगे चल करके चीन में भी साम्यवादी विचारधारा आया, यहां तक कि अपने देश में भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित वीर भगत सिंह थे। एम एन रॉय सबसे पहले साम्यवादी समाजवादी विचारधारा को देश में लाने वाले व्यक्ति एम एन रॉय हैं, मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, तो इन सब लोगों को भी जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनको भी यह विचारधारा प्रभावित करता है। और आज के भी बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के कहा जाता है। कई लोग बोलते हैं जेएनयू है जो उसका गढ़ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग रहते हैं। तो चलिए अपना अपना जो भी है उस पर हमको नहीं जाना है। मेन रूप से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 6 to 12 में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन यहाँ कार्ल मार्क्स समाजवाद साम्यवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति, रूस की क्रांति। ठीक है, आप लोग 9-10 से ही ये सब क्रांति पढ़े हैं और आप देखिएगा कि 9-10 में मेन रूप से विश्व इतिहास ही है। तो 9-10 का जब आप टीचर बनेंगे तो क्यों नहीं यहाँ से, कई लोग बोलते विश्व इतिहास से क्यों पूछता है भाई, क्यों नहीं पूछेगा। आप जब टीचर बनेंगे तो आपको पढ़ाना ये है मेन रूप से, तो आपको रूस की क्रांति पढ़ाना है, फ्रांस की क्रांति पढ़ाना है, अमेरिकी क्रांति पढ़ाना है। तो यहां से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 to 5 में भी यहां से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जो है आधारित पूछ दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, कंटेंट में ऑलरेडी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चुपचाप शांति से दिमाग नहीं लगाइए। बहुत लोग एस्टेट वाले हैं, जो भी विषय है जितना भी सारा विषय का वीडियो है चुपचाप शांति से देखिए, परीक्षा दे के आइए। रिजल्ट नहीं बनेगा आपका पैसा वापस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम बता रहे हैं जितना कह रहे हैं उतना कीजिए, आप 100+ नंबर लाइएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं मटेरियल देगा, गारंटी के साथ ऑल इंडिया में बता रहा हूं। ठीक है, जितना अच्छे से हमने इसको शॉर्ट में सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है और हमने नोट्स लिखा है, और इतना अच्छा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैं भी कमीशन में 2-2 बार इंटरव्यू दिया और इतिहास मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जान लीजिए। इस कारण से मैं आपको इतना अच्छे से बता रहा हूं, तो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए समझिए बात को, नोट्स महत्वपूर्ण है। जो जो तथ्य को हमने आपको आपके बीच में रखा है वो निचोड़ है, उसको पढ़िए, भरोसा रखिए। एस्टेट हो, बी टेट हो, एस्टेट हो, कोई भी टीचर के एग्जाम में बैठिए, सोशल साइंस सी टेट हो या कोई भी, उसमें आपको हमारा पढ़ाया हुआ, यहां तक कि आप यूपीएससी बीपीएससी में भी बैठिएगा तो लगभग सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही रहते हैं। ठीक है, आप कोई चैप्टर पढ़ लीजिए, अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी तो देखिए हमारे नोट्स में कहीं ना कहीं या तो हम मुंह से चर्चा किए हैं या हमारे नोट्स में है, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भरोसा कीजिए, जुड़े हैं तो भरोसा कीजिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रटवा रहे हैं, वो भी रटिए, हम नहीं कहते कि उनका नहीं देखिए या नहीं रटिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। चलिए, रूस की क्रांति। अब रूस की क्रांति मेन रूप से अब साम्यवादी विचारधारा आ गया, समाजवाद आ गया, तो रूस क्रांति साम्यवादी विचारधारा से ही प्रेरित है। भूमिका 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति रूस में वर्षों से चली आ रही निरंकुश जो वहां का शासक है, स्वेच्छाचारी शासक है, उसके खिलाफ यहां का जो क्रांति हुई, जिसने रूसी जनता को क्रांति हेतु प्रेरित किया। यानी जो रूस में वर्षों से जो निरंकुश शासक वर्ग है, स्वेच्छाचारी, निकोलस दूत या निकोलस प्रथम, ये सब जो स्वेच्छाचारी शासक है, इससे जनता त्राहिमाम हो चुकी थी। और इसने क्रांति, जब साम्यवादी विचारधारा को जानी यहाँ की जनता, तो यहाँ पर रूस की जनता ने अपने सरकार के खिलाफ, निरंकुश शासक के खिलाफ यहाँ पर क्रांति की, वही रूसी क्रांति यहाँ पर नाम से जाना गया है। ठीक है,
चलिए, रूसी क्रांति के कारण को देखा जाए तो उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर आप देखिएगा तो निरंकुश राजतंत्र और स्वेच्छाचारी शासक जो कि मनमानी कर रहा है अपने मन से। दूसरा है वहां की सामाजिक आर्थिक विषमता। देखिए, जिस प्रकार से फ्रांस में सामाजिक आर्थिक विषमता थी, 3 भागों में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में, उसी प्रकार से यहां पर भी सामाजिक आर्थिक, चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो यहां भी हुआ था और यहां पर भी 2 वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग बन चुके थे और उनके बीच में यहां पे संघर्ष हो रहा था। श्रमिकों की दशा, जो मजदूर थे उनको ज्यादा से ज्यादा यहां पे काम करवाया जा रहा था तो उनकी दशा बेहतर नहीं थी। किसानों की दयनीय स्थिति थी, ठीक है, और इन लोगों को समाजवादी विचारधारा ने भी प्रभावित कर दिया था, ठीक है, खास करके कार्ल मार्क्स की विचारधारा। उसके बाद यहां पे जो बौद्धिक जो विचारक हैं उनकी भूमिका भी रहेगी, क्योंकि कोई भी आंदोलन तभी होगा जब वहां पे विचारक होंगे और वो लोगों को प्रभावित करेंगे। जैसे भारत में भी बहुत सारे कह सकते हैं यहाँ पे महापुरुष हुए, महात्मा गांधी हुए, पंडित नेहरू हुए, भगत सिंह हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उसके आधार पर यहाँ पर भी अंग्रेजों के खिलाफ में जो है उन्होंने क्रांतिकारी मुहिम की। तो उसी प्रकार से रूस में भी वहां के निरंकुश शासक के खिलाफ वहां के बौद्धिक जीवी जो लोग हैं, बुद्धि वाले लोग हैं, उन्होंने यहां पर विरोध किया और निरंकुश शासन की अंत की। ठीक है, चलिए, अन्य कारण के रूप में आप मेन रूप से जानिए कि जो तत्कालिक कारण के रूप में भी आप कह सकते हैं रूस और जापान। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो जापान की सेना रूस के बहुत सारे पार्ट को जीत लिया था और रूस की जनता इस बात से बहुत ज्यादा आक्रोशित हुई वहां के शासक के खिलाफ। एक छोटा सा जापान, एक छोटा सा चूहा एक पूरे बड़ा शेर पे कह सकते कि कब्जा में ले रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता अपने शासक वर्ग से बहुत ही खफा थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूस जापान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी तत्कालिक कारण था। आगे इसको डिस्क्राइब किया गया है, आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो निरंकुश शासक में भी शासक का जो नाम दिया गया है, ठीक है, और फिर चलिए प्रथम, अब सबसे पहले हम लोग निरंकुश राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रूस में निरंकुश एवं देवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, नौकरशाही वंशानुगत एवं भ्रष्ट था। ठीक है, जार निकोलस, वहां के शासक को, राजा को जार कहा जाता था। निकोलस प्रथम समय यह निरंकुशता अपनी चरम अवस्था पर थी। जब निकोलस प्रथम था वहां का शासक तो वहां की निरंकुशता अपने चरम पर थी। ठीक है, जिस कारण जनता ने वहां पे विरोध किया। तो ये तो आपका निरंकुश शासक कारण था। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति। भूमि का 67% हिस्सा जो था वहां के सामंती वर्गों का था। सामंत फ्यूडलिज्म आप जानते ही होंगे, एक कह सकते हैं कि जब राजा अपनी भूमि को छोटे छोटे कर करके और जो है बड़े बड़े सामंतों जो उस क्षेत्र में शासन करते हैं उसको दे देता है और वो एक प्रकार से शोषण का काम करता है किसानों का। ठीक है, तो सामंत जो है यहाँ पर वो भूमि का 67% हिस्सा पे वो कब्जा किए हुए हैं और किसानों के पास मात्र वहां का जो है 33 होना चाहिए। ठीक है, 67 और 33, मात्र किसान जो थे वो 33% हिस्सा पर ही, ओ सॉरी चर्च का था, हाँ नहीं ठीक ही है, 13% हिस्सा चर्च के पास था, जिस कारण से किसान मजदूरों की तरह खेतों में काम करने को मजबूर थे। ठीक है, तो 67 और 13 जोड़ लीजिए, इतना तो इन्हीं लोग के पास था, सामंत और चर्च के पास ही था, तो ये 80 हो ही गया। ठीक है, तो 80% हिस्सा तो इन्हीं लोग के पास था, मात्र 20% हिस्सा ही वहां के किसानों के पास था, जिस कारण से जो वहां के किसान थे उनको मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा था खेतों में। तो ये बहुत बड़ा कारण था। अब देखिए औद्योगिक क्रांति वहां भी हुई, श्रमिकों की दशा अच्छी नहीं थी। रूस में औद्योगिकरण देरी से हुआ तथा अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण श्रमिकों का, चूंकि वहां पे सबसे लास्ट में औद्योगिक क्रांति हुई तो चूंकि विदेशी पूंजी वहां ज्यादा लगे हुए थे, तो विदेशी जो लोग थे, जो कंपनी वाले थे, वो ज्यादा से ज्यादा वहां श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो
विदेशी पूंजी लगने के कारण श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ, ना ही कार्य के घंटे निर्धारण किए गए और ना ही वेतन। मनमानी कर रहा है कंपनी, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को 12 घंटे काम करवा रहा है, किसी को 14 घंटे, इस तरीक़ा से। उसके बाद समाजवादी विचारधारा का प्रसार। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण दो दल सक्रिय हो गए रूस में, एक समाजवादी क्रांतिकारी दल, दूसरा समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। ये दो दल रूस में बन चुके थे, पार्टी कह सकते हैं। दोनों दलों ने किसानों और मजदूरों की हित की बात की। बौद्धिकों की भूमिका, कई बार पूछेगा गोरकी कहाँ का विचारक हैं, क्रांतिकारी हैं, मतलब लेखक कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं। तो गोरकी जो है रूस के हैं। टॉल्स्टॉय, ठीक है, जैसे विचारक ने क्रमशः द पहर, वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय की रचना है, इससे गांधी जी भी प्रभावित थे। वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रचना की जिसने रूसी जनता को राष्ट्रवादी भावना जागृत किया। तो ये सब जो दार्शनिक है, गोरकी, टॉल्स्टॉय, विचारक, इन्होंने अपने ग्रंथ लिख करके, किताब लिख करके, पत्रकारिता करके लोगों को अपने विचार से प्रभावित कर दिया और उनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा को पनपा दिया। ठीक है, रूसी जापान युद्ध, ये तो तत्कालिक कारण था ही। एक छोटा सा जापान है, उसने क्या किया, जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इस दरमियान क्या हुआ कि रूसी सेना से भी उसकी भिड़ंत हुई, जिसमें रूसी सेना हार गई। ठीक है, और जिसने रूस की जनता को अपने शासक के प्रति नकारात्मक भावना पैदा कर दिया। एक छोटा सा जापान से रूस की सेना हार गई तो वहां की जनता का दिमाग ठनक गया, अरे ये एक छोटा सा जो सेना का टुकड़ी है वो भी हमारे देश के सेना को हरा दिया। तो वहां के शासक के खिलाफ में वो लोग उतर गए जमीन, रोड पर। ठीक है, चलिए, सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक स्तर पर कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन, जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक ड्यूमा की मांग की। ड्यूमा एक प्रकार का कह सकते हैं संसद। अपनी मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला कि उनकी क्या क्या डिमांड है, जनता को क्या क्या चाहिए, उसके लिए उन्होंने जुलूस निकाला। लेकिन जार जो था निकोलस द्वितीय, उसने क्या किया, उन पर गोलियां चलवा दी, जिससे जनता और उग्र हो गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी, रूस ने साम्राज्यवादी या साम्राज्यवादी लाभ लेने हेतु, रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन 1917 आते आते वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसने देखा कि उसको लाभ कुछ नहीं होगा, जीत के बाद भी कुछ लाभ नहीं होगा, हानि जितना हो जाए। तो उससे अच्छा है उसने क्या किया कि जर्मनी से समझौता करके अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, तो रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने हेतु मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी तो की, किंतु इस युद्ध में रूस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। उल्टे 1916-17 में रूस में भीषण अकाल एवं खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हुई। तो वहां पे खाद्यान्न की संकट आ गई, रूस की जनता को अब खाना नहीं मिल रहा है, जो प्रथम विश्व युद्ध में वो मित्र राष्ट्र के संग से लड़ रहा था, जिस कारण से ये स्थिति रूस में आ गई। ठीक है, वर्ष 1905 की क्रांति, जो रूसी क्रांति में कह सकते हैं खूनी रविवार की क्रांति, आप लोग पढ़ते होंगे। 9 जनवरी 1905 को रूस के श्रमिक की जत्था, जो मजदूर था उसका जत्था, अपने बीवी बच्चों के साथ जार को एक ज्ञापन सौंपने निकला कि एक लिस्ट लेकर के कि हमारी मांग है, ये सब पूरा कीजिए। ठीक है, किंतु सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां चला दी गई, रूस में ही। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था? तो 1905 में। तिथि क्या था? 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की क्रांति हुई, जब वहां के श्रमिक वर्ग अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी मांग को रखने के लिए राजा, वहां के जो जार है, शासक है, उसके पास जाता है। तो वहां पर रास्ते में ही सेंट पीटर्सबर्ग पर जो जगह है वहां पे इन पे गोलियां चलाई गई। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे भी गए। इस घटना ने रूस में जार के विरुद्ध जो है एक सशक्त विद्रोह कायम कर दिया और विरोध होने लगा। ठीक है, लेकिन आगे चल करके जार को समझौता हेतु विवश होना पड़ा। अक्टूबर में घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें ड्यूमा को शामिल करने की बात की गई।
लेकिन आगे चल करके जार मुकर गया। जनता की परेशानी जो कि त्यों बनी रह गई। अतः देर सवेर एक आंदोलन और होना ही था, चूंकि यहाँ की जो शासक वर्ग है, यहाँ का जो जार है, वो बात मान करके मुकर गया। कैसे आपकी राजनीतिक पार्टियां जो है बोल देती है चुनाव के समय में, लोक लुभावन वादे कर लेती है और फिर अपनी बात से ही मुकर जाती है। बहुत सारी पार्टियां आप देखते होंगे चुनाव के समय कुछ से कुछ बोलते रहेगी और जब जीत जाती है, सरकार बन गया, तो उस पर कोई अमल नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के अंदर तो आक्रोश की भावना रहेगी ही। ठीक है, देर सवेर दूसरी क्रांति होनी थी, जो आगे चल करके 1917 में हुई। 1905 का दबा दबा क्रांति अब जाके 1917 में आगे होगा। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति। जनता के पास अब पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए जो रोटी है, ब्रेड है, अनाज नहीं है, जिस कारण से भूखी जनता बाजार में लूटपाट आरंभ कर दिया। किंतु सैनिकों ने मना कर दिया। ठीक है, जब सैनिकों को कहा गया कि इन जनता को जो है हटाओ, साइड करो, तो सैनिक ने मना कर दिया, क्योंकि वहां की सेना भी चाह रही थी कि अब निरंकुश शासक का अंत हो जाए। जार का अपना अंत नजदीक आने लग गया। जब सेना उसकी बात नहीं मान रही है, तो ड्यूमा ने सलाह दिया कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए। तो ड्यूमा जो वो एक संगठन है, उसने संसद कह सकते हैं, एक प्रकार का लोकसभा, उसने कहा कि ऐसा किया जाए, राजतंत्र को समाप्त करके यहां जनतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया जाए। मजदूर एवं सैनिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत परिसंघ का निर्माण किया और सोवियत संघ आप लोग जानते ही होंगे, ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया और रूस में राजतंत्र से सदा के लिए रूस में राजतंत्र समाप्त हुआ और वहां पे जनतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, तो राजतंत्र के बाद जो समाप्ति के बाद जो सरकार आई, कई बार पूछेगा कि रूस में 1917 में राजतंत्र के समाप्ति के बाद किसकी सरकार आई थी, तो वह केरेंस्की के हाथों में आया था। याद रखिएगा, वहां का जो कह सकते हैं कि कौन शासन किसके जिम्मेदारी में आएगा, तो केरेंस्की। ठीक है, याद रखिएगा, राजतंत्र के समाप्ति के बाद सरकार का नेतृत्व केरेंस्की करेगा। ठीक है, इसने मध्यम वर्गीय एवं पूंजीपति वर्ग है, मध्यम वर्ग और पूंजीपति को सहायता दिया, लेकिन मजदूर वर्ग को इसने भी सहायता नहीं दिया। मजदूर वर्ग और किसान को इसने भी कोई सहायता नहीं दी, ये भी मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग को ही सहायता पहुंचा दिया। ठीक है, आगे चलकर मजदूर और किसानों ने बोल्शेविक, जो कि लेनिन इसका निर्माता है बोल्शेविक पार्टी का, उसने यहाँ पे बोल्शेविकों के प्रभाव में आकर वहां की जो किसान है, जो श्रमिक वर्ग है, वो उसके प्रभाव में आकर के केरेंस्की की सरकार का विरोध प्रारंभ कर दिया। यानी केरेंस्की जिसने सरकार बनाई राजतंत्र को समाप्त करके ड्यूमा की मदद से, अब चूंकि इसने जो है वहां के जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके लिए कुछ नहीं किया, तो जो वहां की जनता है, जो श्रमिक वर्ग है, वो बोल्शेविक के नेतृत्व में आकर के, यानी लेनिन के नेतृत्व में आकर के केरेंस्की का विरोध किया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नेतृत्व करते हुए उत्पादन एवं वितरण के साधन पर राज्य का नियंत्रण एवं विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त करने की घोषणा की बात की, जिससे लेनिन के लिए जन समर्थन बहुत ज्यादा हो गया। और इसी क्रम में बोल्शेविक ने शासकीय भवनों, बिजली घरों, रेलवे स्टेशन आदि पर अधिकार किया और अंततः केरेंस्की को त्याग पत्र देना पड़ा। और लेनिन के नेतृत्व में वहां पे जनतांत्रिक जो जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसका सभापति लेनिन खुद था और मंत्री ट्राटस्की था। ट्राटस्की ने ही लाल सेना का गठन किया था, याद रखिएगा, ट्राटस्की। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की। तो इस प्रकार से रूस में क्या हुआ कि जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, फिर वहां पे शासन स्टार्ट हो गया। तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से निश्चित रूप से रूस की क्रांति से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रूसी क्रांति के परिणाम निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई, यानी जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल है धुरी राष्ट्र के तरफ से, तो उसके साथ रूस ने संधि करके उस युद्ध से, विश्व युद्ध से अलग हो गया, अपना बचाव किया। पूंजीवादी भावना का विरोध, और तभी से अमेरिका, और देख रहे हैं अमेरिका और रूस एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ है। एक पूंजीपति वर्ग को समर्थन करता है और एक समाजवाद को करता है। ठीक है,
आर्थिक परिणाम, रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर जनता और राज्य का अधिकार हो गया, यानी जितने भी कंपनियां थी, जितने भी फैक्ट्रियां थी, उस पर वहां की सरकार का शासन हो गया और वहां की जनता में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ, ऊर्जा क्षेत्र पर जोर दिया गया, नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। और भारत में भी जो पंचवर्षीय योजना वगैरह आया वो रूस से ही आया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना देखिए आ गया, के माध्यम से जिस कारण से रूस में आर्थिक मंदी से बच सका। आगे चलकर पूरे विश्व में मंदी आई लेकिन रूस में नहीं आई, तो उसके पीछे लेनिन का जो इतना कह सकते हैं, जो 1921 में यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था आई, नई आर्थिक नीति आई रूस में, उसने उसको बचा लिया था। सामाजिक परिणाम, समाजवादी विचारधारा का विश्व में प्रसार, और यहीं पे मॉस्को में जाकर के भारत के एमेंडॉय जाके शामिल हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी में। भारत के पहले व्यक्ति जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे वो एमेंडॉय थे, याद रखिएगा। निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त हो गई, धार्मिक संरचनाओं का अंत हो गया, वर्ग विभेद समाप्त हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ और 16 वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क निवास शिक्षा लागू कर दी गई। कहां? रूस में। वही देखा देखी भारत में भी हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को काल देना राज्य का जो है कर्तव्य बना। कर्तव्य भी, मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, यहीं से, रूस से। समाज में भेदभाव एवं असमानता की समाप्त हुई। लैंगिक जो विभेद है वो महिलाओं के प्रति जो अभी भी आपके देश में, वो सब समाप्त हुआ रूस में, ठीक है। आगे बढ़ने का अवसर मिला। वैश्विक स्तर पर सर्वहारा वर्ग की क्रांति और संघर्ष हेतु जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो पनपी पूरे विश्व में। श्रमिकों का महत्व बढ़ा, नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह की भावना बढ़ी, क्योंकि इन्होंने हथियार उठा करके काम किया था। आगे चल के चीनी क्रांति पर आएगा, उसने तो बोला ही था कि जो है क्रांति जो है, जो आज़ादी है ना, वो बंदूक के गोली से निकलता है, मुख से, ठीक है। विश्व में पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ा और यहीं से अमेरिका और जो रूस का जो वैचारिक विभेद है शुरू हुआ। इसी क्रम में शीत युद्ध का विकास हो गया। किसके किसके बीच? अमेरिका और रूस के बीच में। तो ये सारे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। कल क्लास लेने से पहले हम सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाइएगा, उसके बाद ऐसे भी नोट्स में इसका आंसर भी दिया हुआ, एक आध जगह मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट में हमने सारा कुछ पढ़ा ही दिया। समाजवादियों का बाइबल किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ये सब आपको पता है। मजदूर दिवस 1 मई को, वही सब क्वेश्चन जो है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक भी कोर्स से नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से जुड़ जाइए, ठीक है। बार बार जीवन मौका आपको नहीं देता है, ठीक है। जीवन में बार बार मौका नहीं मिलेगा। 2 मौका मिला, तीसरा मौका है, 1 मौका और मिल सकता है, चौथा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।